आज हम लोग को हाइपरबोला स्टार्ट करना था। तो ये हाइपरबोला, फिर देख रहे हैं यहाँ पर ये फिगर पहले बना लेते हैं। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये हाइपरबोला, ध्यान करेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ए पे, और इधर ए डैश पे कट कर रहा है। हाइपरबोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोला जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे क्या, ये जो लेंथ है इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये हाइपरबोला वाई एक्सिस को दो इमेजिनरी पॉइंट पे कट करता है, बी और बी डैश पे, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट पॉइंट। यहाँ पे अगर ध्यान दो, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये आ गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस आई बी आ जाएगा। आयोटा के साथ आ गया तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट दिस। तो ये y एक्सिस को इमेजिनरी पॉइंट पे कट करता है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये कॉन्जुगेट पॉइंट है। इसका सेंटर ये C है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। ओरिएंटेशन के बैक साइड में डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो इसलिए x इक्वल टू a बाई ई, और इधर एक डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a बाई ई, क्योंकि जितने फोकस उसके करस्पॉन्डिंग उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स। इसमें इलिप्स और हाइपरबोला के फोकस सेम होते हैं, इसलिए कॉनफोकल कोनिक भी हैं, ठीक है, और सेंटर भी सेम रहते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रिक भी बोला जा सकता है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि यहाँ से एक पॉइंट और बढ़ता है इस टॉपिक में, सिर्फ इसी टॉपिक में बढ़ता है, सब में नहीं, इसमें एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। अभी लिख देंगे क्या होता है, ये सब आगे अभी हम लिखवाएंगे। एसिम्पटोट क्या है, बस सुनते चलेंगे। ए लाइन which is finite distance from the curve but touch at infinity is called asymptote। एक ऐसी लाइन जो कर्व से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो लेकिन उसको टच इनफाइनाइट पे करे, उसका नाम होता है एसिम्पटोट। इसकी इक्वेशन यहाँ पे y इक्वल टू बी बाई ए एक्स और ये y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स होती है। ये आगे ये कहां से पास हो रही है, हाइपरबोला के सेंटर से। क्या मैंने बोला है, ए लाइन विच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व बट टच एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट। ये स्पेलिंग होती है, ये जो है ये एसिम्पटोट्स हैं। तो ये जो पॉइंट हमने अभी बोले हैं, इन्हीं पॉइंट का फिर हम चार्ट बना देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, पहले ये फिगर बना लेते हैं, तब तक मैं पॉइंट लिख देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट हो गए क्या, सेंटर वही जो C, 0,0, वर्टेक्स A और A डैश, A,0 माइनस A,0, फोकाई AE, 0 और माइनस AE, 0, ये AE, 0, ये दूसरा फोकस माइनस AE, 0, एंड ऑफ लेटर सेक्टम L, L डैश, L1, L1 डैश। ये जो लिखे हुए हैं चारों, इनको हमने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है। और लेटर सेक्टम, एंड ऑफ लेटर सेक्टम की कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं हुई, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अब यहाँ एक्सिस हाइपरबोला कौन सा होगा, जिस वो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पे हाइपरबोला रियल में कट करता है, और जिसमें रियल में कट करता है उस एक्सिस का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। और हाइपरबोला हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, जैसे ऊपर दिख रहा वैसे ही नीचे, जैसा ऊपर वैसे ही क्या नीचे। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ये लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, a और a डैश के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, b और b डैश के बीच की डिस्टेंस 2b हो जाएगी, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम LL डैश या L1, L1 डैश 2b स्क्वायर बाई a। और यहाँ पर a, b और e में रिलेशन क्या, क्योंकि हाइपरबोला में e का वैल्यू ग्रेटर देन क्या था 1, तो इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है ये हाइपरबोला है, फिर अगला जो आएगा वो क्या होगा, जो वर्टिकल हाइपरबोला। तो इसमें वर्टिकल नाम नहीं दिया जाता, जैसे इलिप्स में क्या वर्टिकल इलिप्स बोलते थे, इसमें नहीं बोलते, इसमें इसको बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में इक्वल टू -1 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इलिप्स में क्या होता था, ए बड़ा है बी से या बी ग्रेटर है ए से, इसके करस्पॉन्डिंग पहचानते थे हाइपरबोला, सॉरी हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स। इसमें क्या इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग देखा जाएगा। अब जब वर्टिकल हाइपरबोला बन जाएगा तो यहाँ पर इमेजिनरी पॉइंट क्या हुआ, ए और ए डैश, इसके बीच की डिस्टेंस 2a, ये यहाँ पे कट कर रहा है बी और बी डैश पे, जहाँ रियल जगह कट करेगा उस एक्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेस। इमेजिनरी एक्सेस में जहाँ कट करेगा उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एक्सेस। और दूसरी बात ये हमें ध्यान रखनी है कि हाइपरबोला हो या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दोनों ही सेम एसिम्प्टोट रखते हैं, इसलिए इसमें भी एसिम्प्टोट की इक्वेशन वही है जो हमारी हाइपरबोला में थी। फिर ये उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिख दिए गए हैं। देखो कि सारे पॉइंट, पूरे के पूरे पॉइंट जो लिखे गए हैं वो सारे के सारे वर्टिकल एलिप्स के ही तो पॉइंट लिखे गए हैं। बस फर्क ये क्या है कि इसमें ई ग्रेटर होता है 1 से और इलिप्स में ई लेस था क्या, 1 से। और इलिप्स में जो मेजर एक्सिस है वो समझे है ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो इलिप्स में माइनर एक्सिस है वो समझे है क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अल्टीमेटली पॉइंट वही है, बस ये रिलेशन ए बी और ई वाला रिलेशन बस ध्यान रखना। उसमें 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता है, इसमें ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसको याद रखने का तरीका हो जाता है सिंपल। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे अब एसिम्प्टोट्स को कैसे इसमें देखा जाएगा, ये हम बात करते हैं। इसको नोट कर लिया जाएगा पूरा। डालो एसिम्प्टोट हेडिंग फर्स्ट। अब लिखना चालू करो। इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए लाइन विच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व, कर्व मतलब यहाँ पे हाइपरबोला है, ए लाइन विच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व बट टच एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो लेकिन उसको टच कहां करे जाके, वो इन्फिनिटी पे, उसका नाम क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है। अब एसिम्प्टोट के बारे में है तो पढ़ाई बहुत सही, लेकिन हम लोग को सिर्फ हाइपरबोला के बारे में जानना है, इसलिए मैं सिर्फ हाइपरबोला के पॉइंट पे बात करता हूं। तो लिखते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट लिखो, इट इज ए ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, it is always passing through the center of hyperbola. Second point, equation of hyperbola always differ by the constant term of hyperbola. Equation of asymptote always differ by the constant term of hyperbola. लिख गया? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, थर्ड वाला पॉइंट फिर से देख लेना, एस इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑलवेज डिफर बाय द कांस्टेंट टर्म ऑफ हाइपरबोला। सेम पॉइंट ही है क्या? फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये लिखा दिया था कि ए लाइन विच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व बट टच एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। सेकेंड था पॉइंट, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑलवेज डिफर बाय द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इसको सही कर ले, सेकेंड पॉइंट कट कर दो, जो थर्ड बोला वही लिखना। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑलवेज डिफर बाय द कांस्टेंट टर्म ऑफ equation of asymptote always differ by the constant term of hyperbola। मैंने ये बोला एसिम्प्टोट लिखना है। एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या है, ए लाइन विच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व बट टच एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, चूंकि हमें हाइपरबोला के लिए पढ़ना है इसलिए इसके बारे में देखना है। तो पहला पॉइंट फर्स्ट ये है, equation of asymptote always passing through the center of hyperbola। सेकेंड पॉइंट ये है कि equation of asymptote always differ by the constant term of hyperbola। थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे, hyperbola and conjugate hyperbola having same asymptote।
hyperbola and conjugate hyperbola having same asymptote. अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में रिलेशन बिटवीन हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट। इसमें ये लिख लेंगे, देखो हाइपरबोला, ध्यान देंगे हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को जैसे ही ऐड करोगे तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आ गई और ये सब क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। अब मैं भी बता दे रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कैसे लिखा गया। अभी मैंने ये बात बताई थी, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कैसे लिखी गई। मैंने हम लोगों ने ये पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म से डिफर होती है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है। तो अगर मैं बाकी बात करना चाहूँ तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट तो मैं ये लिखूंगा। अब चूंकि ये कांस्टेंट टर्म से डिफर होती तो मैंने मान लिया कांस्टेंट नंबर इसमें क्या है, लैम्डा। और फिर हमने ये भी तो लिखा है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमेशा कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ हाइपरबोला से। तो इसका इन दोनों का सेंटर क्या था, 0,0। तो 0,0 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैंने इसको सेटिस्फाई कराया तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, और जब लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो इसमें पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हो गई। अब इसको अगर हम लोग चाहें लिखना तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो इसीलिए ये इक्वेशन लिखाई गई थी। ये रिलेशन नोट कर लेंगे। अब इसके आगे फिर हम लोग और बढ़ते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला है, सब में वैसे ही निकालेंगे। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जितना अभी तक हमने कोनिक सेक्शन पढ़ा है उसमें अगर आउटसाइड रहता है तो पॉजिटिव आता है। बस यही हाइपरबोला ही ऐसा जिसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, यानी s1 लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर इनसाइड है तो पॉजिटिव होगा, और ऑन द है तो वही बात है कि s1 बराबर क्या होगा, 0। ये हम लोग इसको नोट कर लेंगे अब पूरा। ये है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। और फिर आ जाते हैं इसके क्या, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये नोट कर लेते हैं, फिर इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में जब बात करेंगे तो ये कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑक्सिलरी सर्किल बनाना होता है। ऑक्सिलरी सर्किल कैसे बनाते हैं, हाइपरबोला के सेंटर को सर्किल का सेंटर समझा जाता है, और हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है उसको ऑक्सिलरी सर्किल का डायमीटर समझा जाता है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2a, तो इसका अलावा उसके डायमीटर कितनी होगी, 2a। तो दैट मीन्स रेडियस क्या होगी सर्किल की, a। और उसके बाद एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल का नाम होता है ऑक्सिलरी सर्किल। ये हो गया ऑक्सिलरी सर्किल। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और फिर क्या करते हैं कि अब चूंकि सर्किल है तो सर्किल के ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं। तो हमने क्या किया कि सर्किल के ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने, ये रेडियस ए थी, यहाँ एंगल जो लिया जाता है सर्किल में लिखते थे तो थीटा, और इलिप्स और हाइपरबोला में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फाई। और हम लोग को ध्यान है इस फाई का नाम हम लोगों ने रखा था एसेंट्रिक एंगल। और ये जो फाई की वैल्यू होगी ये पूरी 0 से 2 पाई तक चलेगी। और अब इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा वो a cos फाई कॉमा a sin फाई। फिर उन्होंने क्या किया कि इस सर्किल के ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ करी इस P पॉइंट से, और ये टैंजेंट x एक्सिस को एक पॉइंट था, मान लेते हैं इसको B, यहां पे कट करती है। तो जब B को कट करेगी तो B पे
कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन एक बात ये पता है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो OB की लेंथ x हो गई कि नहीं हो गई, और ये ट्रायंगल हम लोग को कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से उन्होंने क्या किया कि cos फाई निकाल दिया, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यह पूरा लिख देते ताकि भूलो ना। तो ये OP अपॉन OB, तो cos फाई a अपॉन x हो गया, या x इक्वल टू a sec फाई, ये वैल्यू आ गई। और फिर क्या किया उन्होंने, इस B पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, और वो वर्टिकल लाइन हाइपरबोला को कहीं कट कर रही थी। तो जहां पे वो कट कर रही थी, मान लेते हैं वो पॉइंट P' है। तो तुरंत जैसे ही P' मैंने लिखा तो सबके दिमाग में बात आई कि चूंकि मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x दोनों सेम होगा। तो यहाँ का x जो हो गया वो क्या था, a sec फाई। अब y पता नहीं था, तो हमने मान लिया y का कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा कैसे निकला, चूंकि ये P' पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो a sec फाई होल ऑफ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस दिस, ये कितना हो गया, sec स्क्वायर फाई माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और sec स्क्वायर फाई माइनस 1 ये tan स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b tan फाई। तो यानी कि P' जो हो गया वो हो गया a sec फाई कॉमा b tan फाई, ये था इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट हम नोट कर लेते हैं। तो ये थे इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। और फिर वही हाइपरबोला में अगर इक्वेशन चेंज हो जाए, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, जिसमें हाइपरबोला का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। तो उस केस में इससे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे पूरा। तो इसको लिख लेने के बाद फिर आ जाती है बात हमारे ऑब्जर्वेशन की। तो इसको नोट करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन फटाफट सुन लेते हैं। ये वही ऑब्जर्वेशन है जो इलिप्स में है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। जैसे ये a और a' था, तो ये क्या था, वर्टेक्स का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो वो क्या आएगा, सेंटर। तो सेंटर इज द, फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, लिख लेंगे। फिर सेकंड देखो, फोकस ये था AE, 0, और इधर जो फोकस था वो माइनस AE, 0 था। तो फोकस का मिड पॉइंट निकालो, तो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस, सेकंड पॉइंट लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर ध्यान दो, एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ क्या था, AE, b स्क्वायर अपाई a, और ये L' AE, माइनस b स्क्वायर बाई a। तो यानी क्या हुआ, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम, लिख लेंगे अगला पॉइंट, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम। अगला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, सेंटर वर्टेक्स फोकस lies on the transverse axis. Center, vertex and focus always lies on the transverse axis. Next point, distance between focus डिस्टेंस बिटवीन फोकस इक्वल टू 2AE। ध्यान देंगे क्या, फोकस के बीच का डिस्टेंस 2AE होगा अगर हाइपरबोला है, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो 2BE हो जाएगा, लिख लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स नेक्स्ट आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला है तो 2A बाई ई, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो 2B बाई ई होगी। अगला, अगर हाइपरबोला का
एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है या पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देन यूज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी? वही जो अभी लिखवाई थी हमने। और उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस नाइदर पैरेलल नॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, लास्ट ट्रांसवर्स एक्सिस नाइदर पैरेलल नॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन यूज डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला। डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला SP इक्वल टू EPM, इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। एक डेफिनेशन और होगी, क्या होगी? इसको लिखने के बाद मैं लिख दे रहा हूं। तो ये है दूसरा। ये क्या है? या तो हमने बताया जब हाइपरबोला का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है तो उस केस में क्या करना है कि या तो SP इक्वल टू EPM से निकालना है, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस इन दोनों की मुझे इक्वेशन भी पता है और साथ में उनकी लेंथ भी पता है, तो उसको निकालने का तरीका ये होगा। और एक बात सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा क्या? सेंटर। क्लियर? तो ये बात हो गई इसके ऑब्जर्वेशन की। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट और आर्टिकल पे हम लोग काम करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है? मॉड S' P माइनस SP इक्वल टू 2A, ये होती है। ठीक, और यहाँ पर P क्या है? वेरिएबल पॉइंट। तो लोकस किसका निकलेगा? वेरिएबल पॉइंट का ही निकलेगा। लेकिन ये डेफिनेशन हमेशा ट्रू नहीं होती है, ये ट्रू होने की कुछ कंडीशन होती है। पहली कि अगर SS' ग्रेटर होगा 2A से तो लोकस ऑफ P जो होगा वो हाइपरबोला होगा। सेकेंड, SS' इक्वल टू 2A होगा तो लोकस ऑफ P जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और SS' लेस देन 2A होगा, लोकस ऑफ P क्या होगा? नो लोकस, मतलब कुछ भी नहीं बनेगा। और SP S' क्या है? फोकल डिस्टेंस है, तो इसको निकालने का तरीका वही पुराना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कैसे हमने उसमें बता दिया था? जैसे शुरू से अभी तक बताते आ रहे हैं पैराबोला से लेकर अभी तक, वैसे ही इसमें भी है भाई। SP इक्वल टू EPM, तो P से M ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आता था ना, तो अगर इसको कोई निकालना चाहे तो ये E हो गया। PM इसको थोड़ी देर के लिए मान लो पॉइंट X1, Y1 है, तो यहां से PM कैसे निकलेगा? बोलो, PM कैसे निकल पाएगा? यहां से ये x1 का जो ये इक्वेशन क्या है? A बाई E है, तो ये जो डिस्टेंस हुई वो डिस्टेंस A बाई E ही तो कहलाएगी केवल। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है, तो PM कैसे निकलेगा? यहां से x1 से A बाई E को क्या कर दिया जाएगा? माइनस, तो EX1 माइनस A। और ऐसे ही S' को जब लिखोगे EPM S' को, तो यहां से इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो इसमें ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस A बाई E, लेकिन डिस्टेंस तो A बाई E ही रहेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा? E और x1 प्लस A बाई E, तो यहां से EX1। और इसी चीज को अगर हम लोग ध्यान करें तो फोकल डिस्टेंस भी तो बोलेंगे। और अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकाल दोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं? मॉडुलस इसलिए है कि S' इधर है, S' P SP, तो वो डिफरेंस हमेशा कैसा दिखना चाहिए? पॉजिटिव दिखना चाहिए, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है। और इसको नॉन से अगर ध्यान करें तो इसी का नाम क्या था? फोकल डिस्टेंस। तो ये फोकल, ये लिख के तब फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थी इसकी सेकंड डेफिनेशन। फिर यहां से शुरुआत होती है किसकी? इसकी टैंजेंट की। तो लिखते हैं तो टैंजेंट। तो पहला तो भाई टेंजेंट भी इसमें भी तीन तरीके से चलेंगे, एट द पॉइंट डली और पैरामीट्रिक फॉर्म, और फिर देन क्या कहते हैं कि इन टर्म ऑफ स्लोप। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। तो यहां पे हाइपरबोला की इक्वेशन ये है
अब एट द पॉइंट कोई चेंज नहीं है प्रोसेस, ये हो गया। सेकेंड, पैरामीट्रिक फॉर, तो ये a sec phi कॉमा b tan phi निकाली गई थी, और हम लोगों ने सीखा है कि पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट है वही एट द पॉइंट का काम करेगा। तो x अपॉन a, ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप। तो यहां पे हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे हमने कैसे सिखाया है, और m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर ये लाइन इसकी टेंजेंट होती थी तो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करा दिया गया। सेटिस्फाई करा देने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें हमेशा एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और उसके बाद चूंकि ये टेंजेंट है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी, और जो c की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और ये जो c की वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलती है, c, a, m और b के बीच में जो रिलेशन है इसी का नाम होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और अब c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप। इसको नोट कर लेंगे पूरा। तो ये यहाँ पर आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप, इसको नोट कर लिया जाएगा। और फिर जैसे जितने भी हाइपर हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट में, तो वो केस हम लोग को ध्यान रखना है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल, इट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। तो इसमें भी क्या आएगी, डायरेक्टर सर्किल आएगी। और इलिप्स में रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या आ जाती थी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूरा चार्ट इसमें भी वही चारों केस जो शुरू से हम निकालते आए हैं सर्किल, पैराबोला, इलिप्स में, वही सारे केस चारों केस बना के इसमें भी अपने आप से लिख लोगे। बस इसमें रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डायरेक्टर सर्किल का सेंटर और हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा, सेम होगा एज इट इज जैसे लिखा गया है। तो चारों केस बनाओगे, परपेंडिकुलर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या, थीटा। तो 2ab रूट ओवर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अपॉन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, ये आ रहेगी। अब हो जाती है बात इसके बाद नॉर्मल की, तो नॉर्मल लिखते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1। इलिप्स में यहाँ पे बी स्क्वायर था तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला में, और इसके बाद अब हेडिंग डाल देना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ पैरामीटर, ये हेडिंग डाल देंगे। इसको हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, पूरे पॉइंट्स याद कर लेंगे, चारों केस जो बताए थे वो बना लेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।